हेलो दोस्तों। आज कल हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था। हिमालय के निर्माण के बारे में देखा हमने और हिमालय की सीढ़ियों के बारे में देखा था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और हिमालय के अंतर्गत कितनी सीढ़ियां आती हैं, उन सभी के बारे में चर्चा की हमने। आज हम फिर से चर्चा करने वाले हिमालय पर्वत के बारे में, क्योंकि हिमालय पर्वत के बारे में कल हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था। हिमालय पर्वत के अंतर्गत जो 4 श्रेणियां आती हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन 4 श्रेणियों में से हमने एक श्रेणी के बारे में पढ़ा था। कौन सी हुई? ट्रांस हिमालय। इस श्रेणी के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं महान हिमालय के बारे में। किसके बारे में? महान हिमालय के बारे में। किसके बारे में? महान हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने बताया था आपके लिए कि भारत में 3 श्रेणियां आती हैं। कौन कौन सी? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जोस्कर श्रेणी। ये 3 श्रेणी जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भारत में आती है। और ये तीनों श्रेणियां लद्दाख में स्थित हैं। कहां पर? लद्दाख में। तो हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के थोड़ा दक्षिण में आते हैं। तो ट्रांस हिमालय के हम थोड़ा दक्षिण में आते हैं तो हमें एक श्रेणी देखने को मिलती है। देखिए, देख रही है ना, ये जिस पर हमने कई सारी त्रिभुज बनाए हुए हैं, ये चोटियां दर्शाई हैं हमने इस पर। इसे हम महान हिमालय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? महान हिमालय बोलते हैं इसे हम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महान हिमालय। महान हिमालय पर हमने कुछ चोटियां दर्शाई हुई हैं। पूछा जाता है कौन सी चोटी किस राज्य में या किस देश में स्थित है। महान हिमालय हिमालय पर्वत की सभी श्रेणियों में सबसे ऊंचा सीढ़ी है, सबसे ऊंची सीढ़ी है। महान हिमालय श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी हिमालय पर्वत के अंतर्गत आने वाली 4 श्रेणियों में सबसे ऊंची श्रेणी है। यानी कि सबसे ऊंची ऊंची चोटी इसी श्रेणी पर पाई जाती है। कुछ हमने चोटियां दर्शाई हुई हैं, उन्हीं चोटियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चोटियों के बारे में पूछ लिया जाता है। चोटियों के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि पूरे हिमालय या महान हिमालय, पूरा हिमालय पर्वत या महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है या किस देश में पड़ती है। तो बताना कि महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा वर्मा जो कि चीन में स्थित है। कहां पर? चीन में स्थित है। यह हिमालय की सबसे पूरब की चोटी है, पूर्व में स्थित है। पूछ लिया जाता है कि किस देश में है। पूछ लिया जाता है कि नामचा वर्मा किस देश में स्थित है। बताना कि चीन में स्थित है। इसके बाद पूछ लिया जाता है कि हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है। हिमालय की पश्चिमी चोटी कौन सी है। तो बताना कि सबसे पश्चिमी चोटी हिमालय की हमने दर्शाया हुआ है। इसमें कौन सी चोटी है? नंगा पर्वत या चोटी। नंगा चोटी को ही हम नंगा पर्वत बोलते हैं। तो बताना कि नंगा पर्वत जो कि हिमालय पर्वत की सबसे पश्चिमी चोटी है, जो कि किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पूछ लिया जाता है इसके बारे में। तो बता देना कि नंगा पर्वत कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद हमने कुछ चोटी उत्तराखंड में दर्शाई हुई है। देखिए, हमने दर्शाई हुई है। पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड में महान हिमालय पर कौन सी चोटी स्थित है। निम्न में से 3 चोटी हमने दर्शाई हुई है। देखिए आपके लिए, नंबर 1 कोमेट को दर्शाया हमने, बंदर पूंछ को दर्शाया और नंदा देवी को दर्शाया। पूछ लिया जाता है कि नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन होगा? इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हमने नंदा देवी को हमने पढ़ा था, हमने पढ़ रखा था कि नंदा देवी चोटी लद्दाख में उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर है? उत्तराखंड में। तो इन चोटियों को याद करके चलना है आपके लिए कि कोमेट उत्तराखंड में है, बंदर पूंछ उत्तराखंड में है और नंदा देवी चोटी जो कि उत्तराखंड में है। इन चोटियों के बारे में चर्चा कर ली जाती है। और ये सभी की सभी चोटियां किस हिमालय पर स्थित हैं? महान हिमालय पर स्थित है। इसके बाद हमने कुछ चोटियों को हमने नेपाल में दर्शाया है। क्योंकि पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित है। निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित है। ये लड्डू सा प्रश्न है, पूछ लिया जाता है और इसी में आप बताने में झिझक जाते हो। माना कि प्रश्न अगर आप पर सरल प्रश्न ना बनता है, सरल क्वेश्चन नहीं बनता है, तो पेपर की दृष्टि से आप बाहर हो। कठिन तो यानी कि जो टॉप लेवल का प्रश्न होता है वो सभी पर छूट जाता है। बाई चांस सब किसी पर बनता है, किसी पर नहीं बनता है। पर किसी पर सरल प्रश्न छूटता है तो वो पेपर से बाहर माना जाता है।
इसलिए प्रश्न सरल है, लड्डू से प्रश्न है, इन्हें याद करके चलना है। देखिए हमने नेपाल में कुछ चोटी दर्शाई है, जैसे कि अन्नपूर्णा। पूछ लिया जाता है कि अन्नपूर्णा चोटी किस देश में स्थित है, तो बताना कि नेपाल में। इसके बाद धौलागिरी को पूछ लिया जाता है। मसालू को पूछ लिया जाता है कि मसालू कहाँ पर है, तो बताना कि कहाँ पर है, नेपाल में। इसके बाद एवरेस्ट को, हमने एवरेस्ट को दर्शाया, और इसके बाद मकालू को दर्शाया। और एक और है गौरी शंकर। यहाँ पर हमने लिखा, बना तो दी है गौरी शंकर, नाम नहीं लिखा है क्योंकि जगह में थोड़ी कम पड़ रही थी, लेकिन लिख देते हैं गौरी शंकर। गौरी शंकर, ये गौरी शंकर कहाँ पर है, गौरी शंकर नेपाल में है। पूछ लिया जाता है कि गौरी शंकर चोटी किस देश में स्थित है, तो बताना कि नेपाल में स्थित है। इसके बाद हम एवरेस्ट की बात करते हैं। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कहने के तौर पर कहा जाए ना, तो महान हिमालय पर विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं, स्थित है, पाई जाती हैं, स्थित है। यानी कि विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत पर स्थित है। हिमालय पर्वत के अंतर्गत आने वाली सीढ़ी महान हिमालय पर स्थित है। वैसे आपको पता होगा कि जो विश्व के जो महाद्वीप है उनमें चोटियां, सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जैसे कि यूरोप में माउंट एलब्रुज है, अफ्रीका में किलिमंजारो है, उत्तरी अमेरिका में डेनाली है या माउंट मैकिन्ले है, और दक्षिणी अमेरिका में एकांगुआ है। इनकी ऊंचाई औसतन 6000 मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है, 6000 मीटर है। जबकि जी हिमालय पर्वत पर जितनी भी सारी चोटियां है ना, उनकी औसतन ऊंचाई 8000 मीटर के औसतन में है। इनकी औसतन ऊंचाई 8000 मीटर है लगभग, सभी की ऊंचाई। इसलिए विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियां महान हिमालय पर स्थित है। जैसे कि आपको हमने बता दिया कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो नवीनतम, अभी नवीनतम की बात कर रहे हैं हम 2021 की, तो 8848.86 मीटर पूछ लिया जाएगा। इसकी नवीनतम अभी तक नापी गई है 2021 में, जिसके अकॉर्डिंग 8848.86 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है। कुछ क्षरण हो गया इसका, इसलिए इसकी ऊंचाई घट गई है। पहले आपने पढ़ा होगा कि 8850 मीटर, लेकिन वर्तमान में 8848.86 मीटर है। इसके बाद हम एक चोटी हमने और दर्शाई है, कंचनजंगा। पूछ लिया जाता है भारत के किस राज्य में कंचनजंगा चोटी स्थित है, या पूछ लिया जाएगा सिक्किम में कौन सी चोटी स्थित है, सिक्किम राज्य में कौन सी चोटी स्थित है, तो बताना कि कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी विश्व की तीसरी और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। समझ में आया कुछ, विश्व की बोला हमने, विश्व की तीसरी है और भारत की दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो बताना कि 8598 मीटर, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा की, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी जिसके बारे में हम बता चुके हैं, केटू इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर। इसी को गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, केटू को। नामचा वर्मा के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये चीन में है और हिमालय की सबसे पूरब की चोटी, यानी पूर्वी चोटी है हिमालय की। पूछ लिया गया है ऐसे, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्न में से कौन सी है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है, तो इसे याद कर लेना, लड्डू सा प्रश्न है। इसके बाद हमने हिमालय के बारे में तो पढ़ लिया। पूछा जाता है कि एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो हमने खाली स्थान छोड़ा है ना इसे, तो पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है। जो ट्रांस हिमालय है वो महान हिमालय, जो जगह छूटी हुई है, जो अलग हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, तो पुनः सच्चर जोन या मेन सेंट्रल, सच्चर जोन या मेन सेंट्रल, सच्चर जोन या मेन सेंट्रल के द्वारा ट्रांस हिमालय महान हिमालय से अलग होता है, बीच में जगह छूटी हुई है। इतना याद कर लेना, ये महान हिमालय के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं, महान हिमालय तो पढ़ लिया हमने, अब मध्य हिमालय के बारे में बात करते हैं। मध्य हिमालय के बारे में, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय
तो पूछ लिया जाएगा, हमने मध्यमाला महानमाला तो पढ़ लिया, मध्यमाला जैसी महानमाला के जैसे दक्षिण में आती है तो हमें कुछ कटी फूटी श्रृंखला दिखाई देती है, दिख रही है ना, ये इसे हम मध्यमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यमाला है। तो मध्यमाला एक उबड़ खाबड़ और कटी फूटी श्रृंखला है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो समझ में आया? यानी कि इसे कटी फूटी, देखिए यहाँ से ये कटी हुई है, ये कटी हुई है, और आगे चलकर ये कटी हुई है, आगे चलकर ये कटी हुई है, इसे कटी फूटी श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि हमें दर्शाया है ये सीढ़ी, इसे पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पूछ लिया था कि पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का भाग है, तो बताना कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय का भाग है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है या केंद्र शासित प्रदेश में, तो बताना कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हमने एक श्रेणी और दर्शाई है, मसूरी श्रेणी। नहीं, पहले दर्शाया हमने मसूरी श्रेणी, ऐसे पढ़िए इसे, थोड़ा एक सेकंड रुकिए। धौलाधर श्रेणी और मसूरी श्रेणी। धौलाधर श्रेणी कहाँ पर है, तो बताना कि हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है और यह मध्य हिमालय का भाग है। इसके बाद हमने मसूरी श्रेणी को दर्शाया है। मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है और यह है मध्य हिमालय का भाग है। और दो श्रेणियों को हमने नेपाल में दर्शाया है, जिन्हें क्या क्या कहती हैं, जिन्हें एक का नाम है महाभारत श्रेणी और दूसरे का नाम है नामटेवा श्रेणी। ये दोनों नेपाल में स्थित है और किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? ये दोनों श्रेणी मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। इसके बाद ये मध्य हिमालय है ना, सुखड़ जाता है और मिल जाता है, महान हिमालय में मिल जाता है, आगे चलकर दक्षिण की साइड मुड़ जाता है। इसके बारे में भी बात कर रहे हैं हम, थोड़ा रुकिए। हमने कुछ श्रेणियों के बारे में बता लिया, महान हिमालय में कौन से राज्य में कौन सी श्रेणी पाई जाती है उसके बारे में चर्चा कर ली हमने। अब इन श्रेणियों पर भारत के पर्यटन स्थल भी स्थित हैं। इन श्रेणियों पर भारत के कुछ पर्यटन स्थल भी स्थित हैं, जैसे कि पीर पंजाल श्रेणी है ना, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है और पीर पंजाल श्रेणी पर जैसे कि श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर है, डल झील है, श्रीनगर, डल झील, बुलर झील, ये सभी पर्यटन स्थल, जैसे कि श्रीनगर है और डल झील है और बुलर झील है, ये सभी पर्यटन स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और किस श्रेणी पर स्थित है, तो बताना कि पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। ये पर्यटन स्थल है भारत के कुछ। इसके बाद हम बात करते हैं धौलाधर श्रेणी पर। धौलाधर श्रेणी जो कि मध्य हिमालय का भाग है, हिमाचल प्रदेश में है और इस श्रेणी पर भारत के कुछ पर्यटन स्थल इस पर भी स्थित हैं, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा शिमला है, मनाली है और डलहौजी है। डलहौजी पूछ लिया जाता है कि डलहौजी पर्यटन स्थल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, या डलहौजी स्टेशन भी है हिमाचल प्रदेश में। पूछ लिया जाता है कि डलहौजी स्टेशन कहाँ पर, बताना कि हिमाचल प्रदेश में। या डलहौजी पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो बताना कि हिमाचल प्रदेश में है और धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। इसके बाद हमने एक श्रेणी और दर्शाई थी, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है और इस श्रेणी पर भारत के भी पर्यटन केंद्र स्थित हैं, जैसे कि उत्तराखंड में आपने सुना होगा नैनीताल है, मसूरी है और रानीखेत है।
रानी खेत है। ये सभी पर्यटन केंद्र उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। ये सभी पर्यटन केंद्र उत्तराखंड में स्थित है और मसूरी श्रेणी पर स्थित है। कौन कौन से है? नैनीताल है, मसूरी है और रानी खेत है। आपको दिख रहा होगा, नहीं तो हमने बोल दिया, लिख लेना। नैनीताल, मसूरी और रानी खेत ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। किस श्रेणी पर स्थित है? तो मसूरी श्रेणी पर स्थित है। और तुम्हें पता तो हमने बता दिया कि इसकी दो श्रेणी नेपाल में स्थित है, एक महाभारत श्रेणी है, एक नामटिवा श्रेणी है। इसके बाद महान हिमालय और मध्य हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियां स्थित हैं। कुछ घाटियां स्थित हैं। हमने दर्शाया नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं आपके लिए दर्शाकर। जैसे कि यहाँ पर एक घाटी स्थित है, एक घाटी यहाँ पर स्थित है, कश्मीर घाटी। क्या बोलते हैं इसे? कश्मीर घाटी। और एक घाटी यहाँ पर स्थित है, इस मार्क से दर्शा रहे हैं ब्लैक वाले से, कश्मीर घाटी। इसके बाद एक घाटी यहाँ पर है, इसे हम कुल्लू या कांगड़ा घाटी। इसके बाद कुछ घाटी यहाँ पर है, काठमांडू घाटी। इसके बाद सिक्किम में है चुम्बी घाटी। इन घाटियों के नाम हम दर्शा रहे हैं, यानी कि मध्य हिमालय, और इसे मिटा दे थोड़ा और यहीं पर दर्शा दे, लिख लेते हैं। देखिए यहीं पर लिख देते हैं, यानी कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियां स्थित हैं, उनके नाम लिख रहे हैं हम यहाँ पर। कौन कौन सी घाटी है? तो देखिए, कश्मीर घाटी है एक, कश्मीर घाटी। इसके बाद कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। इसके बाद काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। और इसके बाद चुम्बी घाटी। ये कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है और कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है और ये नेपाल में स्थित है। काठमांडू घाटी कहाँ पर है? नेपाल में। और चुम्बी घाटी सिक्किम में है। पूछ लिया जाता है कि चुम्बी घाटी किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि चुम्बी घाटी सिक्किम में स्थित है। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, तो बताना कि महान हिमालय और मध्य हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय इन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। कौन कौन सी श्रेणी है? ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सी घाटी महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है, जिसमें से एक इनमें से नाम होगा। कौन सा भी हो सकता है, ये आपकी भविष्य पर निर्भर करता है। इन्हें याद करके चलना है। ये घाटियां पाई जाती हैं महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। ठीक है, हमने पीर पंजाल श्रेणी तो आपको बता दिया हमने। पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी में एक दर्रा पाया जाता है, या याद कर लेना आप, इंपोर्टेंट दर्रा पूछ लिया जाता है। पीर पंजाल श्रेणी में एक दर्रा पाया जाता है, कौन सा? बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। हम इस दर्रे को क्यों पढ़ा रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि हम इस दर्रे को क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इस दर्रे को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इस दर्रे में एक सुरंग है, जवाहर सुरंग। कौन सी? जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग को क्यों पढ़ा रहे हैं हम? तो जवाहर सुरंग को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जम्मू को श्रीनगर में, अगर हमें जम्मू से श्रीनगर तक जाना है तो इसी दर्रे से होकर जाना होगा। जम्मू से श्रीनगर के लिए जाना है तो इसी दर्रे से होकर जाना होता है और इसी सुरंग से होकर जाना पड़ेगा। कौन सी? जम्मू नीचे है और श्रीनगर ऊपर की साइड है, यानी जम्मू से श्रीनगर के लिए जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। किस दर्रे से होकर? बनिहाल दर्रे से होकर। बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग है, तो बताना जवाहर सुरंग स्थित है। इसके बाद हमने मध्य हिमालय को कंप्लीट किया, मध्य हिमालय को कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय। किसकी? शिवालिक हिमालय। हमने देखा था कि मध्य हिमालय तो देख लिया था हमने कि एक ऊबड़ खाबड़ है, यानी कटी फूटी श्रृंखला है। इसे अलग अलग राज्यों में
और अलग देशों में से अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने मध्यमाला तो खत्म कर लिया, अब हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय या बृहद हिमालय। इसे बाह्य या बृहद हिमालय क्यों कहते हैं? इसलिए बोलते हैं कि यह हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी और नवीनतम, इसे नवीन हिमालय ही बोलते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम पर्वत श्रेणी है कौन सी? शिवालिक हिमालय। पूछा गया है कि हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, तो बताना कि शिवालिक हिमालय। या पूछा जाए कि हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है, तो बताना कि शिवालिक हिमालय। तीनों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम आपके लिए बता रहे हैं बाह्य और नवीनतम, इसलिए हमने आपको दोबारा बताया है। देखिए शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय का विस्तार थोड़ा, इस पर चोटियां कम पाई जाती हैं, जैसे कि ये कम ऊंचा है। देखिए शिवालिक हिमालय है, इसके बाद ये कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय है, इसके बाद महान हिमालय है। इसकी कुछ ऊंचाई थोड़ी कम है, इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है। तो इसी हिमालय के सहारे पूछ लिया जाता है कि किस हिमालय के सहारे मानसून पूरे भारत में फैलता है। पूछ लिया जाएगा कि किस हिमालय के सहारे, किस हिमालय की किस पर्वत श्रेणी के सहारे मानसून पूरे भारत में फैलता है, तो बताना कि शिवालिक हिमालय के सहारे मानसून पूरे भारत में फैलता है। इस पॉइंट को भी याद करके चलना है। इसके बाद हिमालय पर्वत जैसे ही शिवालिक हिमालय जैसे ही आगे बढ़ा तो ये इसी में मिलता गया है, जो पर्वत श्रेणियां थी ना हिमालय की, उसी में मिलता गया। और अरुणाचल प्रदेश में से कुछ कटी फुटी श्रृंखला हमें देखने को मिलती है, इसकी कुछ श्रेणियां देखने को मिलती हैं, और जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम अलग अलग नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय का विस्तार तो हमने देखा जा रहा है, थोड़ा इसी में मिल जाता है हिमालय के, क्योंकि तुमने देखा होगा, हमने बताया था कि हिमालय का पश्चिम में कुछ ज्यादा विस्तार है और पूरब में ये सिकुड़ता चला जाता है, सिकुड़ता चला जाता है, तो ये इसी में मिल जाता है, इसी में मिल जाता है। और आगे चलकर ये अरुणाचल प्रदेश में इसकी कुछ श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि डफला है, ये अरुणाचल प्रदेश में। पूछ लिया जाता है कि डफला पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि डफला अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद मिसमी, इसके डफला है, मिरी है और अभोर है और मिसमी है, और एक और है पटकई, यहाँ पर पटकई, तो इसे भी याद कर लेना, पटकई कौन सी है? पटकई, पटकई, ये भी यहीं पर स्थित है। किस राज्य में? पूछ लिया जाएगा कि पर्वत पटकई चोटी किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि पटकई चोटी अरुणाचल प्रदेश में। इनको याद करना पूछ लिया जाता है, क्योंकि इनके नाम यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी सारी जनजाति पाई जाती हैं, हमने जनजातियों के बारे में बता दिया आपके लिए कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, और उन्हीं जनजातियों के नाम पर यहाँ पर इनकी पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं, जैसे कि डफला है, मिसमी है, अबोर है और मिरी है और पटकई है, ये जनजातियों के नाम पर रखे गए इनके नाम, तो इन्हें याद कर लेना। इसके बाद नागा, हमने बताया था कि नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है, और उसी जनजाति के नाम पर नागा पर्वत नागालैंड में स्थित है। इसी की हिमालय पर्वत जैसे ही दक्षिण में ये मुड़ा तो इसके कई स्थान कटे, यानी उभरे दबे, इसलिए इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये हिमालय पर्वत का विस्तार है, ठीक है। इसके बाद हमें एक मिजो पहाड़ी जो पूछा जाता है कि मिजो पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, बताना कि मिजोरम में है। और हिमालय पर्वत को ही हम म्यांमार में, ये म्यांमार देश है, इधर की साइड पे उधर की साइड पे है, और उसी हिमालय पर्वत को म्यांमार में हम अराकामा के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है कि अराकामा पर्वत, यही पूछता है, अराकामा योमा, अराकाम योमा पर्वत, अराकाम योमा पर्वत किस देश में स्थित है, ये कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है कि हिमालय का ही विस्तार है, क्योंकि हिमालय थोड़ा दक्षिण में मुड़ जाता है, मोड़दार है, यानी कि हिमालय के दोनों ही कोने दक्षिण में मुड़ जाते हैं। इधर की साइड हमने बताया था कि हिमालय दक्षिण में मुड़ा तो एक श्रेणी इसकी पाकिस्तान में चली जाती है और एक श्रेणी अफगानिस्तान में चली जाती है। अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत के नाम से जानते हैं और पाकिस्तान में जाती है उसे सुलेमान पर्वत के नाम से जानते हैं। ऐसे ही दक्षिण में पूरब का हिस्सा भी दक्षिण की साइड मिल जाता है, जिसे अलग अलग राज्यों में
अलग अलग नाम से जानते हैं। और उन्हीं में से एक श्रेणी हमें उभर के दिखती है अराकामा युमा। पूछ लिया था कि अराकामा युमा पर्वत किस देश में, तो बताना कि म्यांमार में। इसके बाद हिमालय पर्वत बंगाली खाड़ी में प्रवेश करता है, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है। और हमने द्वीप आपके लिए पढ़ा दिए कि इन द्वीपों का निर्माण इसी पर्वत से हुआ है। कहीं ये पर्वत उठा, दबा, पानी में दबा उठा, तो इन द्वीपों का निर्माण हो गया। जितनी भी सारे द्वीप है ना ये अंडमान निकोबार के, वे सभी हिमालय पर्वत का ही तो उदाहरण है। इन द्वीपों पर ही तो बचा हुआ है। हिमालय पर्वत का ही विस्तार है बंगाली खाड़ी में, उन्हीं द्वीपों का निर्माण हुआ इसी पर्वत से। तो आपको कुछ समझ में आया हिमालय पर्वत के बारे में। और जैसे हमने आपको बताया कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां स्थित हैं, बताया था हमने आपके लिए। वैसे ही मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में घाटियां स्थित है। जम्मू उत्तराखंड में इन दोनों के बीच में कुछ घाटियां स्थित हैं। शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां स्थित हैं उत्तराखंड में, जिन्हें दूर और द्वार के नाम से जानते हैं। दूर और द्वार। दून और द्वार यानी कि देहरादून और हरिद्वार। देहरादून और हरिद्वार इनके नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, ये घाटियां कहाँ पर हैं? पूछा जाता है देहरादून घाटी कहाँ पर स्थित है, तो बताना उत्तराखंड में। हरिद्वार घाटी कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में। और किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, तो बताना कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। हमने आपके लिए हिमालय पर्वत पढ़ा दिया है, आपको याद तो होगा। अगर याद नहीं होगा तो 2 बार या 1 बार 3 बार क्लास ले देखना, अपने आप याद हो जाएगा। क्योंकि हमने आपके लिए एकदम इसकी जस्ट लोकेशन बताई है, कौन सी श्रेणी किस राज्य में स्थित है, सभी के बारे में बताया। आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, आप हमें बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। एक सवाल पूछते हैं हम आपसे कि हिमालय पर्वत की किस पर्वत श्रेणी की हिम पिघलने के कारण, हिमालय पर्वत की किस पर्वत श्रेणी की हिम पिघलने के कारण उत्तर भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। ये पूछा गया है प्रश्न, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। ये पूछ लिया गया प्रश्न कि किस पर्वत श्रेणी की हिम पिघलने के कारण उत्तर भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम हुआ है। ये तो हमने आपसे सवाल पूछा है। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि हिमालय मैंने पढ़ाया तो ये कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, इसका भी बारे में बताना आप। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना भी आप ना भूलें, और लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करवाना ही है। इतना आप करना, क्योंकि हम आपको इतना तो पता कि समझ में आया होगा। इसलिए हम आज की क्लास यहीं पर रुकते हैं। कल हम कुछ और अच्छा लेकर आएंगे। हम तो इतना जानते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, तो दोस्तों हम आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। जय हिंद साथियों।